नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में मैं पवन कुमार, प्रवक्ता पंडित देवकृष्ण इंटर कॉलेज सगवर उन्नाव आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग इस कक्षा में पौधों में खनिज पोषण के विषय में जानेंगे। बच्चों, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक जीव जो इस प्रकृति में सृष्टि में पाया जाता है सभी को पोषण की आवश्यकता होती है, और ये जो पोषण होता है हमारी जैविक क्रियाओं को के संचालन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि इसी पोषण के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी ऊर्जा से समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। चलिए देखते हैं आज इसी अध्याय के जो हमारे शिक्षण बिंदु हैं वो क्या हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जीवों में पोषण क्या है, पौधों में खनिज पोषण क्या है, अनिवार्य खनिज तत्व कौन कौन से हैं, अनिवार्य खनिज तत्व किन्हें मानते हैं, अर्थात अनिवार्य खनिज तत्वों के मापदंड क्या हैं, जो ये खनिज तत्व जो पौधों के लिए आवश्यक हैं उनको दो श्रेणियों में बांटा गया है, दीर्घ पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। इनके विषय में जानेंगे। हम लोग आज ये भी जानेंगे कि अनिवार्य तत्व जो तत्व हैं इनकी अपर्याप्तता के जो लक्षण होते हैं, इनसे पौधों में क्या क्या कमी दिखाई देती है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, खनिज तत्वों का अवशोषण और स्थानांतरण पौधों में किस प्रकार से होता है, इसको जानेंगे। फिर जो इसका अंतिम भाग होगा उसमें हम लोग नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन उपापचय के विषय में जानेंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं जीवों में पोषण। जीवों में पोषण, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि प्रत्येक जीव जो भी इस सृष्टि में पाए हैं, उपलब्ध पाए जाते हैं, उनको पोषण की आवश्यकता होती है। जो हमारे जंतु हैं ये जो अपना पोषण होते हैं है ये कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स के रूप में लेते हैं, साथ में कुछ इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। किंतु जो हमारे जंतु हैं ये पोषण के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं, ये अपने पोषण में भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते। जबकि जब पौधों की बात करते हैं तो पौधे जो होते हैं अपने पोषण के लिए कुछ खनिज तत्वों को धरती से अवशोषित करते हैं और अपना भोजन का निर्माण जो होता है वो स्वयं करते हैं। जैसे पौधों में खनिज पोषण की बात करते हैं तो जो पौधे होते हैं वो अपना जो पोषण होता है वो दो रूपों में प्राप्त करते हैं। एक तो होता है मृदा से, जो कि वो अकार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं। दूसरा जो पोषण है उनका जो जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होता है, पौधे उसको सतह बनाते हैं। पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो उनके भोजन के लिए आवश्यक तत्व बनता है, आवश्यक होता है। खनिज पदार्थों के बारे में सबसे पहले उडवर नामक वैज्ञानिक ने 1699 में बताया था। जो खनिज पदार्थ हैं, जो पौधे जो इस खनिज मृदा से जो पदार्थों को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में जो सबसे पहले जो है हमें उडवर नामक वैज्ञानिक ने 1699 में बताया था कि पौधे जो होते हैं वो बरसाती पानी में जो पौधों की वृद्धि होती है वो सामान्य वर्षा के पानी की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात कीचड़ युक्त पानी में जो पौधे की वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छे से होती है, उडवर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। बच्चों, यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि क्या यहाँ पे एक प्रश्न भी के रूप में हम इसको ले लें अगर, कि क्या मृदा विहीन किसी स्थान में जहाँ पे मृदा ना हो, क्या वहाँ पौधों को उगाया जा सकता है? बिल्कुल उगाया जा सकता है। इसी संबंध में एक विधि है जिसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें एक चित्र दिखाया गया है, इसमें दिखाते हैं कि एक ये जार है, जार में मृदा नहीं है, कि देखिए नीचे आपको ग्लास का जार है, जो है जड़ें आपको पूरी तरीके से दिखाई दे रही हैं। इसमें एक पोषक विलयन भर दिया गया है, अर्थात पौधों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं वो इस विलयन में डाल दिए गए हैं और उसमें एक पौधे को लगाया गया है। पौधा यहाँ पर वृद्धि कर रहा है और ये वृद्धि करता है। इसमें वायु का जो हमारी जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, वहाँ पे एरेशन भी होता है, अर्थात वहाँ पर हवा भी उपस्थित होती है मिट्टी में मिली हुई, मिट्टी के कणों के साथ मिली हुई। तो उस कमी को पूरा करने के लिए, चूँकि जल में की जो वायु होता है उसको पौधे नहीं ले सकते, तो उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर एक वातन नली लगाई गई है, तथा जो जल और पोषक पदार्थ जो पौधे अगर यहाँ पर इसमें लगाया है तो इस पर वाष्प उत्सर्जन होगा, तो इससे जल की कमी होगी, इसमें पोषक वो अपने भोजन में जब इसका प्रकाश संश्लेषण करेगा तो इसमें पोषक पदार्थों की भी कमी होगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए इसमें जल और पोषक विलयनों को मिलाने हैं, तो यहाँ पर एक कीप लगा दी गई है और इसको पूरा बंद कर दिया गया है। तो देखते हैं कि इसमें पौधा वृद्धि करता है। तो ये एक ऐसी विधि है जब किसी पौधे को मृदा विहीन एक
संपूर्ण पोषक पदार्थों के विलयन में उसको उगाया जाता है, वृद्धि कराई जाती है, तो इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इसी तरीके से एक एरोफोनिक्स भी होता है जिसका वर्णन आगे किया जाएगा। जूलियस सैकस ने 1860 में सबसे पहले इस तकनीक के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि पौधों को विलेन के घोल में वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक छोटा ही पौधा उसको, छोटे पौधे को ही हम इस तरीके से उगा सकते हैं, बल्कि किसी पौधे की वयस्क अवस्था तक हम उसको इस तरीके से, इस विधि के द्वारा, हाइड्रोपोनिक्स की विधि के द्वारा उसको उगा सकते हैं। बच्चों, प्रकृति में जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग जब रसायन विज्ञान में पढ़ते हैं कि आज तक लगभग 118 खनिज तत्वों की पहचान हो चुकी है। 118 खनिज तत्व पाए जाते हैं। इन 118 प्रकार के तत्वों में से लगभग 60 से 62% जो खनिज तत्व होते हैं वो पौधों में उनकी उपस्थिति दर्ज की गई है। लगभग 60 से 65 जो खनिज तत्व हैं वे जो है पौधों के अंदर, उनकी जब पौधों के हम लोगों ने ऐश का अध्ययन किया है वैज्ञानिकों ने, तो उसमें पाया है कि 60 से 62 प्रकार के विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व पौधों की ऐश में उपस्थित थे। किंतु यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि क्या जितने खनिज पदार्थ पौधों में पाए जाते हैं क्या वे सभी पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थात जितने होते हैं सभी उसमें वृद्धि के लिए क्या आवश्यक हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत से ऐसे पौधे भी पाए गए हैं, आपको बताते हैं, बहुत से ऐसी जगह पर पौधे, कुछ ऐसे पौधे हैं जो रेडियो एक्टिव तत्वों को भी अवशोषित कर लेते हैं, किंतु वे रेडियो एक्टिव तत्व पौधों की वृद्धि के लिए किसी प्रकार से फायदेमंद नहीं होते। वे क्या है, उसको नुकसान ही पहुंचाएंगे, किंतु पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पौधों में किसी के अंदर किसी तत्व का पाया जाना ये निर्धारित नहीं करता है कि ये उसके लिए अनिवार्य खनिज तत्व है। अनिवार्य खनिज तत्व वो होगा जो उसकी वृद्धि के लिए आवश्यक हो, उसके उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक हो। सभी खनिज, यहाँ पे जैसे हम लिखा खनिज, सभी खनिज तत्व जो पौधों में उपस्थित होते हैं पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होते। ऐसे खनिज तत्व जो पौधों के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम लोग अनिवार्य खनिज तत्व कहते हैं। ऑर्न नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने 1938 में अनिवार्य पोषक तत्वों के लिए कुछ मानक निर्धारित किए। उन्होंने ये बताया, उन्होंने मानक क्यों बनाए, क्योंकि बहुत चर्चा होती थी कि 60-62 प्रकार जो तत्व हैं वो पौधों में मिल रहे हैं, क्या सभी आवश्यक हैं? तो उन्होंने उसके लिए एक मानक निर्धारित किए कि एक निश्चित मापदंडों पे जो तत्व खरा उतरेगा वही अनिवार्य खनिज तत्व माना जाएगा। वे मानक क्या है, देखते हैं क्या है। पहला मानक है अनिवार्य खनिज तत्व वे हैं जो पादप की सामान्य वृद्धि और जन्म के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरा, तत्वों की अनिवार्यता विशिष्ट हो, ऐसा खनिज तत्व अर्थात जिसकी अनिवार्यता विशिष्ट होने का तात्पर्य क्या है, अर्थात उस तत्व की कमी को किसी दूसरे तत्व के द्वारा पूरा न किया जा सके। तीसरा है तत्व पादप की उपापचयी क्रियाओं में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हो। ये जो है ये जो अनिवार्य खनिज तत्व थे इनके मापदंड थे। चलिए आगे इसको अनिवार्य जो खनिज तत्व हैं इनका हम वर्गीकरण देखते हैं। जब अनिवार्य खनिज तत्वों की संख्या की बात की जाती है तो हम लोगों ने ये पाया कि केवल 17 प्रकार के खनिज तत्व ऐसे हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, और इन 17 प्रकार के जो खनिज तत्व थे इनको 2 श्रेणियों में बांटा गया, दीर्घ पोषक तत्व और लघु पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व ऐसे तत्व जिनकी बहुत अधिक मात्रा पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, दीर्घ पोषक तत्व कहलाते हैं। ये जो तत्व होते हैं ये पौधों की रचना में प्रमुख रूप से भाग लेते हैं, अर्थात इनके पौधों की जो विकास है उनकी उपापचय क्रियाओं में इनका विशेष योगदान होता है। इस प्रकार से ये 9 तत्व ऐसे खनिज तत्व हैं जिन्हें हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। इनके नाम ऐसे हैं जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और सल्फर। इन 9 तत्व ऐसे हैं जिन्हें हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। इसके बाद हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करते हैं। ऐसे तत्व जिनकी सूक्ष्म मात्रा जो होती है वो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। ऐसे जो तत्व होते हैं इन्हें हम लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत 8 तत्व आते हैं जैसे बोरान है, आयरन है, मैग्नीज है, जिंक है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, निकिल है और क्लोरीन है। जो ये तत्व होते हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। इसमें जो आपको यहाँ 2 खास बातें एक खास बात बता देते हैं, जैसे जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 4 तत्व ऐसे हैं जो वायु तथा जल
दोनों से दो से प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात वायु और जल से प्राप्त होते हैं। बाकी के जो शेष तत्व होते हैं उनको पौधे मृदा के द्वारा ग्रहण करते हैं। अर्थात इन 17 में से 4 तत्व तो वायु के द्वारा या मृदा के द्वारा, वायु के द्वारा व जल के द्वारा मिलते हैं, किंतु शेष जो तत्व होते हैं वे केवल मृदा के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। नाइट्रोजन एक मात्र ऐसा तत्व होता है जिसको पौधे वायुमंडल से वायुमंडलीय नाइट्रोजन के रूप में भी ग्रहण करते हैं और साथ ही मृदा में जो घुलित अवस्था में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट के रूप में भी इसे ग्रहण करते हैं। तो ये एक ऐसा तत्व, नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जो पौधों को वायु और मृदा दोनों से प्राप्त होता है। इसका जो वर्णन है आगे नाइट्रोजन चक्र में बताएंगे। बच्चों, पोषक तत्वों का पौधों में क्या महत्व होता है? जो हमने अभी 17 पोषक तत्वों के नाम लिए हैं, इन 17 पोषक तत्वों का पौधों में क्या महत्व है, इनका विशेष कार्य है, तो इन कुछ विशेष कार्यों को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। ये जैसे जानते हैं कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ये तीनों गैसें हैं। जो पौधों को क्या होता है, पौधों को जल और वायुमंडल से ये पौधों को प्राप्त होते हैं। इन्हें किसी भी पौधे का रचनात्मक तत्व कहा जाता है। जीवन की उत्पत्ति के समय से लेकर जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन है, ये किसी भी जीव की रचना में प्रमुख रूप से भाग लेता है। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन होती है जो जीव के श्वसन क्रिया के काम आती है। जो हाइड्रोजन होता है ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाता है। जो कार्बन होता है, ऑक्सीजन जो इसके CO2 के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं और जिससे जो होता है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होती है तो उससे भोजन निर्माण होता है। जो ऑक्सीजन होती है इसे पौधे श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसा भी बात हो चुकी है। अगला तत्व देखते हैं नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन तत्व है इसकी लगभग 78% मात्रा वायुमंडल में नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। अमोनिया आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन के द्वारा जो पौधे में प्रोटीन, कोएंजाइम्स, न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल आदि का निर्माण होता है। ये उसके प्रमुख घटक होते हैं। जो हमारे न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसका ये प्रमुख भाग होते हैं। हमारे एमिनो अम्ल जो होते हैं वो उसका भी प्रमुख भाग जो क्या होता है, नाइट्रोजन उसका प्रमुख भाग होता है। तो अगला तत्व लेते हैं सल्फर। सल्फर क्या है? यह प्रोटीन और जीव द्रव्य में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व होता है। जीव द्रव्य में पाया जाता है। पौधे जो होता है इसको सल्फेट आयंस के रूप में ग्रहण करते हैं और यह जो हमारे कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जैसे सिस्टीन है, मेथियोनिन है, इसमें यह प्रमुख रूप से पाया जाता है। अनेक विटामिन जैसे थायमीन है, बायोटीन है, ये इसका प्रमुख घटक होता है। सल्फर को हम लोग बच्चों गंधक के नाम से भी जानते हैं। तीसरा हम लोग लेते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जैसा हम लोग बच्चों अगर जीवों जंतुओं में बात करें तो मोटे तौर पे हम लोग कहते हैं कि फॉस्फोरस हड्डियों में भी पाया जाता है। पौधे इसको जो होता है फॉस्फेट आयंस के रूप में अवशोषित करते हैं। यह न्यूक्लिक अम्ल का प्रमुख भाग होता है। न्यूक्लिक अम्ल आप लोग जानते होंगे, न्यूक्लिक अम्ल वही जिससे DNA और RNA जिससे पूरे जीव का निर्माण हुआ है। जीव के निर्माण का जो प्रमुख घटक होता है न्यूक्लिक अम्ल, ये उसके निर्माण का प्रमुख घटक होता है फॉस्फोरस। क्योंकि आप लोग देखते हैं जैसे DNA RNA की जब बात करते हैं तो कोई भी न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो प्रमुख रूप से किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। मुख्य बेस तो उसका होता है क्या, नाइट्रोजन। उसके में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। पेंटोज शर्करा पाई जाती है, पेंटोज शर्करा उसका मुख्य भाग होता है, उसमें नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। और नाइट्रोजन क्षार के साथ में जो तीसरा प्रमुख तत्व जुड़ा होता है वो क्या होता है, उसमें सब फास्फोरस जुड़ा होता है। ये तीन तत्व मिलकर ही क्या होता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल को बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की फॉस्फोरिलीकरण जो क्रियाएं होती हैं उसमें भी इसका विशेष महत्व होता है। इसको हम लोग फोटोफॉस्फोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ये इसका अध्ययन हम लोग आगे जो अगला अध्याय होगा प्रकाश संश्लेषण, उसमें इसके बारे में फोटोफॉस्फोरिलेशन या फॉस्फोरिलीकरण के रूप जो बारे में हम बताएंगे। अगला बच्चों देखते हैं पोटेशियम। यह एक तत्व है, यह पौधों द्वारा पोटेशियम आयन के रूप में अवशोषित किया जाता है। किस रूप में अवशोषित? पोटेशियम आयंस के रूप में अवशोषित होता है। पौधों की वृद्धि कारक भागों में विशेष योगदान देता है। हम लोग जब किसानों से बात करेंगे इस विषय में जानना हो तो लोग कहते हैं जब खाद देते हैं तो उसमें यूरिया डालते हैं, पोटेशियम भी डालते हैं, जिंक भी डालते हैं। ये क्या होता है, किसका मतलब क्या होता है? पोटेशियम भी एक प्रमुख भाग होता है। किसका? आवश्यक पोषक तत्वों का एक ये क्या है, दीर्घ पोषक तत्वों में आता है। ये वृद्धि कारक जो भाग होते हैं उनमें की वृद्धि में विशेष योगदान देता है।
पौधों में जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, उसमें भी इसका विशेष महत्व होता है। कैल्शियम, पौधे जो होता है कैल्शियम नामक जो तत्व है, इसका अवशोषण जो है कैल्शियम आयंस के रूप में करते हैं। कैल्शियम जो होता है ये एक पैक्टेट्स के रूप में, कैल्शियम पैक्टेट्स के रूप में जो है ये कोशिका भित्ति को मजबूती प्रदान करता है। जो कैल्शियम पैक्टेट होते हैं ये एक फाइबर होता है जो मजबूती प्रदान करने का इसका प्रमुख कार्य होता है। जो हमारी कोशिका भित्ति होती है, जिसकी मिडिल लैमेला होती है, जिसकी मध्य भित्ति होती है, कोशिका भित्ति को जैसा हम लोग जानते हैं, अपने अध्ययन किया है शुरुआत में, ये 3 स्तरों से बनके होती है, प्राथमिक स्तर, मध्य स्तर और अंतः स्तर। तो जिसका मध्य भाग, मध्य स्तर होता है, जो काफ़ी मोटा होता है कोशिका भित्ति, उसमें कैल्शियम पैक्टेट्स पाए जाते हैं जो उसको मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। मैग्नीशियम हमारा अगला तत्व है। पौधे जो मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयंस के रूप में ग्रहण करते हैं, यह भी न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण में सहायक होता है। यह जो मैग्नीशियम नामक तत्व है, यह प्रकाश संश्लेषण, वसा संश्लेषण, श्वसन की क्रिया में एंजाइम्स को विशेष रूप से सक्रियता देने का कार्य करता है। अगला तत्व देखते हैं। अब ये जो अभी तक जितने हमने तत्वों का अध्ययन किया, ये सभी क्या थे, ये जो है ये दीर्घ पोषक तत्व थे, इनको मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी सूक्ष्म मात्रा पौधों को आवश्यक होती है, उनको देख लेते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे आयरन, लोहा जिसको कहते हैं, ये फेरिक आयनों के रूप में पौधे इसको ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं। यह केंद्रक और गुणसूत्र में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का प्रमुख भाग होता है। जब हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर जब हम लोग जेड स्कीम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की जो चक्रीय जो उसकी अचक्रीय परिवहन होता है इलेक्ट्रॉन का, वहाँ पर इसका महत्व देखेंगे। वहाँ पर ये फेरेडॉक्सिन, साइटोक्रोम जैसे प्रोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। मैग्नीज जो अगला हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व है, ये क्या था, इसे पौधे जो होते हैं मैग्नीज आयन के रूप में अवशोषित करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इसका विशेष महत्व होता है। जब जल का अपघटन होता है तो जल के अपघटन में जिससे ऑक्सीजन बनती है और प्रोटॉन निकलता है, तो उस दौरान मैग्नीज का विशेष महत्व होता है। मैग्नीज आयन की उपस्थिति में ही प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर की क्रिया संपन्न होती है। इसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, अर्थात प्रकाश का जो है वो जल का प्रकाशीय अपघटन। तीसरा है नाइट्रोजन उपापचय व की क्रिया में ये एंजाइम्स को सक्रिय करता है। नाइट्रोजन जो उपापचय की क्रिया है इसमें उसमें एंजाइम्स को सक्रिय करने का कार्य करता है। अगला तत्व देखते हैं जिंक। पौधे इसका जो अवशोषण है जिंक आयंस के रूप में करते हैं। यह जो उस पौधे के वृद्धि भाग अर्थात शीर्ष भाग में जो ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, ये उसके संश्लेषण में मददगार होता है। अगला तत्व देखते हैं कॉपर या तांबा। जो कॉपर होता है, पौधे इसको कॉपर आयंस के रूप में अवशोषित करते हैं। यह आयरन की भांति यह भी जो कॉपर भी होता है, यह भी कई उपापचयी क्रियाओं में सहयोग करता है। अगला है हमारा बोरान। पौधे इसे बोरेट और टेट्राबोरेट आयंस के रूप में ग्रहण करते हैं। यह कैल्शियम के अवशोषण में विशेष रूप से सहायक होता है। हमारा अगला तत्व है मॉलिब्डेनम, सूक्ष्म पोषक तत्व है। पौधे इसे मॉलिब्डेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन उपापचय में ये सहायक होता है। अगला तत्व देखते हैं क्लोरीन। जो क्लोरीन होता है इसका अवशोषण जो होता है पौधे क्लोराइड आयंस के रूप में करते हैं। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल के विघटन व ऑक्सीजन की उत्पत्ति में विशेष रूप से सहायक होता है। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने जो लघु पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनके जो प्रमुख कार्य थे उसका हमने अध्ययन किया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व थे, ये जो अनिवार्य जो पोषक तत्व थे, सूक्ष्म पोषक तत्व हो चाहे वो दीर्घ पोषक तत्व हो, दोनों को मिला के हमने क्या कहा, अनिवार्य पोषक तत्व जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। ऐसे तत्वों की जब किसी कारण से किसी पौधे में उनको कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी पूरी मात्रा पौधों को प्राप्त नहीं होती है, तो पौधों में कुछ कमी परिलक्षित होती है, कुछ कमी दिखाई देती है। पौधों के भागों में, उनकी वृद्धि क्षेत्रों में या उनके कायिक क्षेत्रों में कुछ कमी दिखाई देती है। और वो कमी कैसी होती है तो उसको हम लोग देखते हैं। उसको हम लोग अनिवार्य तत्वों की अपर्याप्तता के लक्षण के रूप में उसका अध्ययन करते हैं। क्या है, पहला हम लोग देखते हैं क्रांतिक सांद्रता। एक टर्म आता है, एक शब्द है क्रांतिक सांद्रता। क्या होती है, अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता जिससे कम होने पर पादपों की वृद्धि अवरुद्ध होती है।
समझने की बात है कि अनिवार्य तत्वों की वह सांद्रता, मतलब अर्थात वह सांद्रता, निश्चित सांद्रता, अगर उससे कम पौधों को प्राप्त होगा तो पौधों की, जिससे कि पौधों की वृद्धि अवरुद्ध होने लगे, तो वही उसकी क्रांतिक सांद्रता, उस तत्व की क्रांतिक सांद्रता कहलाती है। समझ में आया होगा इसको। अब दूसरा टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरोसिस। यह अपर्याप्तता से संबंधित है। ये अपर्याप्तता, पौधों जो अनिवार्य तत्व हैं उनकी अपर्याप्तता जो किसी पौधे को कम मिलता है तो ये उससे संबंधित है। क्लोरोसिस में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उनमें उनके जो क्लोरोफिल होता है उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीले होने लगती हैं और इसी को क्लोरोसिस या हरिमहीनता नाम से जानते हैं। पत्तियां पीली पड़ने लगे पौधों की, क्लोरोफिल कम हो जाए, हरिमहीनता कहलाती है। ये जो हरिमहीनता होती है ये किस कारण उत्पन्न होती है? यह नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मोलिब्डेनम जो तत्व होता है उसकी कमी से पत्तियों में क्लोरोसिस होती है, हरिमहीनता होती है। दूसरा लेते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस एक पौधों में पाया जाने वाला एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा लक्षण है, विपरीत लक्षण है, जिसके कारण जो पौधे की पत्तियां हैं पीली होकर टूटकर गिरने लगती हैं, जो पौधे की टहनियां हैं वे सूखने लगती हैं, अर्थात वो इस स्टेज तक, वो डेथ तक प्राप्त हो जाती, पत्तियों की डेथ होने लगती है। इसको हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। पहली स्टेज थी पीलेपन तक, और पीलेपन के बाद जब डेथ स्टेज तक पहुंच जाए नेक्रोसिस कहलाता है। यह जो पौधों में कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से पौधों में नेक्रोसिस होती है। यदि पौधों में नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की कमी हो तो ये कोशिका विभाजन को भी प्रभावित करता है, अर्थात जो कोशिका विभाजन है रुक सकता है या उसके दर में कमी आ सकती है। इसलिए इसकी नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की जो महत्व है कोशिका विभाजन में भी विशेष महत्व है। सल्फर, नाइट्रोजन और मोलिब्डेनम की कमी से पौधों की जो पुष्पन होता है उसमें भी काफ़ी देरी हो सकती है, अर्थात पौधों में जो पुष्प हैं वो काफ़ी देर से आ सकते हैं, जिसको पुष्पन में कमी कहते हैं। अर्थात ये जो फ्लोरिजन हार्मोन्स होता है, पुष्पन हार्मोन्स होता है, उसकी जो सक्रियता है उसको प्रभावित करते हैं। अब बच्चों यहाँ देखते हैं खनिज तत्वों जो पाए जाते हैं पौधे इसको अवशोषित कैसे करते हैं, इसका स्थानांतरण कैसे होता है। पिछले अध्याय में जब हमने पौधों में परिवहन पढ़ा था तो उसमें इस बात को बताया था कि जो पौधे हैं वो जल का अवशोषण किस प्रकार से करते हैं, जल किस प्रकार से ऊपर की ओर चढ़ता है। हमने वहाँ पे पौधों में जल का अवशोषण, उसका रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बताई। वाष्पोत्सर्जन में बताया गया था कि पत्तियों में किस प्रकार से वाष्पोत्सर्जन खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप एक चैनल बनता है, जो पत्तियों से एक शक्ति उत्पन्न होती है जो कि इस पत्तियों से बढ़ते हुए नीचे जड़ों तक जाती है, और नीचे जब जड़ों तक पहुंचती है तो वहां से किस प्रकार से वो जल और खनिज पदार्थ को ऊपर की ओर अवशोषित करती है। साथ ही साथ हमने वहाँ पर विसरण, सुसाध्य विसरण, परासरण की क्रियाएं भी पढ़ी थी, जिसके अंतर्गत हमने ये जाना था कि किस प्रकार से खनिज तत्वों का अवशोषण होता है और स्थानांतरण के लिए रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मत का अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। पौधे मुख्य रूप से मृदा में उपस्थित खनिज पदार्थों का अवशोषण जल के साथ करते हैं। इनका अवशोषण जो है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट विधि पर निर्भर होता है, जो कि निष्क्रिय परिवहन और सक्रिय परिवहन, जो विसरण और सुसाध्य विसरण की जो क्रियाएं होती हैं और परासरण की जो क्रियाएं होती हैं उसके द्वारा, उसके माध्यम से संपन्न होता है। अवशेष जल और खनिज पदार्थ जो होते हैं ये संवहन बंडल अर्थात जाइलम के द्वारा इनका संवहन होता है और ये पौधे के विभिन्न भागों तक, शीर्ष भागों तक पहुँचते हैं। इसी प्रकार से पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके फलस्वरूप जो जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वे फ्लोएम ऊतकों के द्वारा पत्तियों के मूल पत्तियों से लेकर के पौधे के समस्त भागों तक, वो जो कि ऊपर से पत्तियों से शुरू होते हैं और मूल रोम तक जाते हैं, अर्थात जड़ का जो अंतिम भाग होता है वहां तक ये फ्लोएम ऊतक के द्वारा ये स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से खनिज तत्वों का जो अवशोषण होता है वो जल के साथ होता है और उसका स्थानांतरण भी उसी प्रकार से होता है, जिसका अध्ययन पूर्व में हम लोग कर चुके हैं। बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये एक नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन उपापचय के बारे में बताते हैं। जो नाइट्रोजन उपापचय का यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, नाइट्रोजन जैसा हम लोगों ने पूर्व में बताया कि नाइट्रोजन एक बहुत आवश्यक तत्व है जिसमें जो वायुमंडल में लगभग 78% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये जो
नाइट्रोजन होती है इसका एक चक्र चलता रहता है। इसे विभिन्न प्रकार के जीव इसे प्राप्त करते हैं और अपनी जैविक क्रियाओं में इसका प्रयोग करते हैं और वायुमंडल में मुक्त भी होती है। तो इसको इस प्रकार से जो एक चक्रीय प्रक्रम जो नाइट्रोजन का चलता है, इसको हम लोग नाइट्रोजन उपापचय के नाम से या नाइट्रोजन चक्र के नाम से जानते हैं। नाइट्रोजन चक्र या नाइट्रोजन उपापचय के यदि हम लोग अध्ययन करें तो इसको हम लोग 5 भागों में इसको विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहले भाग का अंतर देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से जो पादप होते हैं, पादप या जो जंतु होते हैं, किस प्रकार से इस नाइट्रोजन को मुक्त करते हैं। इनके उत्सर्जन के द्वारा, पेड़ों के जंतुओं के उत्सर्जन के द्वारा, जंतुओं की मृत्यु के द्वारा या पौधों की मृत्यु के द्वारा जो ह्यूमस निर्माण होता है, जब मृदा पे गिरता है तो ह्यूमस बनता है, उसका जो सूक्ष्म जीव होते हैं अपघटन करते हैं, ह्यूमस बनता है उससे, और ह्यूमस में नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो वो सड़ता हुआ जैवभार है। और इसको जो होता है, तो ये इसका प्रथम भाग होगा। जो प्रथम भाग हमने कहा था कि पौधों के उत्सर्जन और जंतुओं के सड़ने के द्वारा ये नाइट्रोजन की जो भाग है ये मृदा में आता है। दूसरा जो क्रिया होती है नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण होता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, इसको हम लोग 2 भागों में इसको पढ़ते हैं। एक होता है अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अजैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हम लोगों ने देखा है कि औद्योगिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है और आकाशीय बिजली के चमकने से जो नाइट्रोजन होती है वो मृदा के रूप में नाइट्रेट्स के रूप में संरक्षित होती है। यहाँ पर यह दिखाया जा रहा है कि विद्युतीय नाइट्रेट के रूप में और औद्योगिक के द्वारा अमोनियम आयंस के रूप में संचित होती है। तीसरी जो क्रिया होती है अमोनीकरण। अमोनीकरण में क्या होता है, वायुमंडलीय जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा जो अमोनिया उत्पन्न होती है, इसको अमोनिया के रूप में जो ये परिवर्तन होता है इसको अमोनीकरण कहते हैं। जब चौथा स्टेप होता है नाइट्रीकरण। जब अमोनिया का नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के रूप में परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं, जो कि इस लाल वाले भाग में दिखाया गया है किस प्रकार से अमोनिया नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स के रूप में परिवर्तित हो रही है, इसको हम लोग नाइट्रीकरण कहते हैं। अब जो नाइट्रीकरण के बाद एक जो अंतिम स्टेप होता है जिसको विनाइट्रीकरण कहते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से नाइट्रेट पुनः वायुमंडलीय नाइट्रोजन में मुक्त हो रही है। बच्चों, इसी नाइट्रोजन चक्र को हम लोग एक बार सरसर देख लेते हैं। 78% नाइट्रोजन होती है। इसके ये जो पौधे हैं अमोनियम आयन नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण होता रहता है, जिसके द्वारा नाइट्रोजन चक्र चलता है। जैसा हमने अभी आपको बताया है, नाइट्रोजन चक्र में कई जीवाणुओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से जो हमारे सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, जो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, 2 प्रकार से होता है, एक सहजीवी एक असहजीवी। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण हमारे राइजोबियम नामक जीवाणु के द्वारा संपन्न होता है, जो कि हमारे जो दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ों में गांठें, रूट नोड्यूल्स का निर्माण करते हैं। एक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु है। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु जो होते हैं हमारे एज़ोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम नामक जीवाणु होते हैं। कुछ नीले हरे शैवाल होते हैं जो असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक के रूप में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे अमोनीकरण की, जो बात की थी अभी कि भूमि में कुछ विशेष प्रकार के अमोनीकारक जीवाणु जैसे बैसिलस पाए जाते हैं, जो मृदा की नाइट्रोजन को अमोनियम आयंस के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण के अंतर्गत जो कुछ जीवाणु होते हैं जैसे नाइट्रोमोनास होता है, ये अमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में परिवर्तित कर देता है। हम लोग इसको उस चित्र में देख चुके हैं। विनाइट्रीकरण यह नाइट्रोजन चक्र का इसके हम अंतिम चरण मानते हैं, 5वां चरण मानते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भूमि में उपस्थित अमोनियम नाइट्रेट और नाइट्रेट्स जो होते हैं पुनः नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में मिलते हैं। इस क्रिया में स्यूडोमोनास नामक जीवाणु, माइक्रोकोकस नामक जीवाणु विशेष रूप से अपना योगदान देते हैं। बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा कि आज इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से खनिज तत्व पौधों के लिए आवश्यक होते हैं, उनकी अनिवार्यता किस प्रकार से होती है, उनकी अपर्याप्तता से पौधों में किस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। आशा है आपको इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अंतिम दौर में हम गृह कार्य आपको देखते हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने आसपास पाए जाने वाले पौधों में यह अध्ययन करना है कि वह पूर्ण स्वस्थ हैं अथवा नहीं। यदि वो स्वस्थ नहीं हैं तो उनमें किस पोषक तत्व की कमी हो सकती है, इसको आप लोग आकलन करिएगा जो लक्षण आपने समझे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है और ये पौधों में कैसे होता है, इसको भी आप लोग देखकर समझ सकते हैं, इसको लिखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं तो उस पौधे में किस तत्व की कमी हो सकती है, इस बारे में थोड़ा सा अध्ययन करके इसको बताइएगा, लिखिएगा।
नाइट्रोजन का पौधों में क्या महत्व होता है, ये हमारा अंतिम चौथा क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग अपने शब्दों में इसका वर्णन कीजिएगा। इसी के साथ हमारा ये जो अध्याय है इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आशा है आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। बच्चों, अगर इस अध्याय से संबंधित आपको कुछ और जानकारी प्राप्त करनी हो